ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगले मुद्दे की ओर। उत्तर प्रदेश से सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक और मामला सामने आया है। यूपी के बलिया में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई और पुलिस इसे आपसी रंजिश बता रही है। इस मामले में स्थानीय और कई पत्रकार सरकार के विरोध में उतर आए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक निजी चैनल के पत्रकार रतन सिंह की उनके गांव में ही सोमवार की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को तब अंजाम दिया गया जब वह गांव में ही किसी के यहां बैठने के बाद पैदल ही वापस अपने घर जा रहे थे। तभी अचानक कुछ लोगों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अपने ऊपर हमला होते ही जान बचाने के लिए रतन सिंह ग्राम प्रधान के घर में घुस गए। इसके बाद भी हमलावरों ने पीछा नहीं छोड़ा और ताबड़तोड़ 3 गोलियां उन पर बरसा दी। इससे पत्रकार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वारदात की खबर लगते ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ कई पत्रकार और लोग वहां पर पहुंच गए। सोमवार की रात हत्या के बाद परिजनों और ग्रामीणों के साथ कई पत्रकार और संगठनों के लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया, रोड को जाम कर दिया और हमलावरों की गिरफ्तारी करने की मांग करने लगे। लोगों ने आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता से घटना को अंजाम दिया गया है। मौके पर पहुंचे एसपी ने फेमना शशिमौली पांडे को सस्पेंड करने और जांच के बाद अन्य पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने का भी भरोसा दिलाया और इसके बाद जाम को समाप्त किया गया। पहला नंबर का विवेक सिंह कौशिक, दूसरा नंबर झाबर प्रधान, 1 मिनट रुकिए, झाबर प्रधान, तीसरा उदय सिंह। सुन लीजिए सर, अगर आप लोगों के हिसाब दिनेश सिंह और आप लोगों के हिसाब से नहीं अगर कार्रवाई हुई संजय सिंह तो एंड डू एंड डाई का यहाँ मैटर होगा। फांसी दो कलम के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो। बलिया पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बलिया पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कलम के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कलम के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। शर्म करो, शर्म करो। बलिया पुलिस शर्म। इस मामले में जब पुलिस से सवाल किया गया तो पुलिस ने आपसी रंजिश बताकर मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन लोगों के विरोध के बाद कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये सर क्या हुआ है? और रतन सिंह फेफना के ही रहने वाले हैं जी। इनके साथ आज एक घटना हुई है ग्राम प्रधान के कैंपस के अंदर, उनके घर के। क्या घटना हुई है सर? गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई है जी। उसके तथ्यों और कारणों का सबका पता किया जा रहा है और जो तथ्य पता चले हैं उससे ये पता चलता है कि पूर्व में इनके पटीदारों से कुछ विवाद था। उस विवाद के संदर्भ में ही यह घटना कारित हुई है। सर अभी तक सर क्या अभी कोई अरेस्टिंग हो जाएगी? जितने भी आरोपी हैं अभी पता उनके किए जा रहे हैं। जितने भी आरोपी हैं सबको बहुत ही शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक मिनट, इस रंजिश में इनके परिवार के किसी और सदस्य के भी पहले मारपीट हुई है, मौत हो अभी चुकी है? सब चीजों का पता लगाया जा रहा है सर। लेकिन फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस के अनुसार पट्टीदारों से पत्रकार का विवाद चल रहा था। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पत्रकारों की हत्या के मामले सामने आ रहे हैं उससे पुलिस प्रशासन ही नहीं बल्कि योगी सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पिछले महीने ही गाजियाबाद में भी कुछ बदमाशों ने एक पत्रकार की उनकी बेटियों के सामने ही हत्या कर दी थी। इसके बाद भी सरकार और प्रशासन ने कहा था कि ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है। लेकिन अब बलिया में पत्रकार की हत्या एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े करती है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, ANB न्यूज। और इस मसले पर ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रियंका गांधी का ट्वीट भी दिखाते हैं। उन्होंने क्या कुछ निशाना साधा है योगी सरकार पर। तो प्रियंका गांधी ने कहा है कि यूपी के सीएम सरकार की स्पीड बताते हैं और अपराध का मीटर उससे दोगुनी स्पीड से भागने लगता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये यूपी में केवल 2 दिनों का अपराध का मीटर है। यूपी सरकार बार बार अपराध की घटनाओं पर पर्दा डालती है, मगर अपराध चिंघाड़ते हुए प्रदेश की सड़कों पर तांडव कर रहा है। तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ये बड़ा हमला योगी सरकार पर बोला है। उन्होंने कहा है कि यूपी के सीएम सरकार की स्पीड का मीटर बताते हैं, लेकिन अपराध का मीटर उससे भी दुगुनी तेजी से दौड़ रहा है। यूपी सरकार बार बार अपराध की घटनाओं पर पर्दा डालती है, मगर अपराध चिंघाड़ते हुए प्रदेश की सड़कों पर तांडव कर रहा है।
तो उत्तर प्रदेश से सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला ये एक और मामला सामने आया है। यूपी के बलिया में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई और पुलिस इसे फिलहाल आपसी रंजिश का मामला बता रही है। यूपी के बलिया जिले के फेफना का ये मामला है, जहां पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन लाइव इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, मैं सबसे पहले पूरी जानकारी आपसे इस मसले की चाहूंगी कि ये जो पूरा मामला हुआ है, जो ये हत्या हुई है, वो कब हुई, कहां पर हुई, किस तरह से, क्या कुछ सीन रहा, पूरी जानकारी। देखिए, सीधे तौर पे बलिया का ये मामला है और बलिया के फेफना थाना क्षेत्र में रतन सिंह जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जिला संवाददाता थे, वहां पुरानी रंजिश चल रही थी। पट्टेदारी का मामला था, जमीनी विवाद था, आपस में ही जो पट्टेदार होते हैं वो एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं से ही मामला चल रहा था। कुछ पिछले वर्ष 26 दिसंबर को इन दो पक्षों में मारपीट हुई थी और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें रतन सिंह के ऊपर जो मुकदमा दर्ज था वो फर्जी पाया गया था। रतन सिंह ने जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था वो 5 लोग हैं और उन्हीं 5 लोगों का ये काम है जिन्होंने कल रतन सिंह की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वो किस काम से अपने घर की ओर जा रहे थे, रास्ते में एक हाथ लगाए बैठे बदमाशों ने उनके ऊपर फायर करने की कोशिश करी, उनका पीछा कर रहे थे बाइक से। जब रतन सिंह को एहसास हुआ कि ये लोग आज मेरी हत्या कर सकते हैं, ग्राम प्रधान के घर में वो घुसे, लेकिन उन लोगों ने दौड़ा करके गोली मार दी। 10 लोग इसमें नामजद बनाए गए हैं, जिसमें से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रभारी निरीक्षक हैं फेफना थाने के, उनको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन जिले से लेकर के और राज्य तक के जो भी पत्रकार है उनमें काफी आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि देखिए, सीधे तौर पर गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या होती है, बलिया में पत्रकार की हत्या होती है। तमाम बार सवाल उठता है कि पत्रकार सुरक्षा कानून उत्तर प्रदेश सरकार लागू करे, उसको मजबूती से लागू करे, क्योंकि पत्रकारों का जो स्वाभिमान है वो खो रहा है। पत्रकारों के साथ आए दिन अभद्रता होती है, पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार एकदम शांत बैठी है। विपक्ष ने जरूर आवाज उठाई है और प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि सरकार जितनी स्पीड से अपनी उपलब्धियां गिनाती है, उससे दुगनी स्पीड से क्राइम बढ़ता है। समाजवादी पार्टी भी ट्वीट कर रही है, बीएसपी भी सवाल उठा रही है। लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि 10 लाख का मुआवजा रतन सिंह को दिया गया है, लेकिन मुआवजा देना कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर पत्रकारों की सुरक्षा नहीं होगी तो जनता तक खबरें कौन पहुंचाएगा। जी बिल्कुल पुनीत, मुआवजे का मरहम हर बार योगी सरकार लगा देती है। हम तमाम ऐसे मामले देख रहे हैं जहां हत्या होती है और उसके बाद मुआवजे का मरहम लगा दिया जाता है। सवाल यहां पर ये खड़ा हो रहा है, क्या योगी सरकार फेल हो रही है? कानून व्यवस्था, जब योगी सरकार आई थी सत्ता में, उस समय हम देख पा रहे थे कि कानून व्यवस्था सुधर रही है, लेकिन इस समय जिस तरह से हाल बेहाल हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह मानी जाए? पल्लवी, देखिए, जिस तरीके से सरकार आई थी, सरकार ने वादा किया था कि जो भी प्रदेश में गुंडे हैं वो या तो प्रदेश छोड़ दें या फिर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। एनकाउंटर के डर से बीजेपी के लोगों का ऐसा कहना है कि एनकाउंटर के डर से कई गुंडों ने प्रदेश छोड़ दिया, लेकिन हत्या में, बलात्कार में, लूट में कहीं भी कमी नहीं आई। सरकार जो आंकड़े पेश करती है, कागजी आंकड़े कुछ कहते हैं, हकीकत कुछ कहती है। पता नहीं ये आंकड़े देख करके बनाए जाते हैं कि या मुख्यमंत्री को लुभाने के लिए ऐसे आंकड़े अधिकारी पेश कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में आए दिन हत्याएं हो रही। कल प्रयागराज में पुनीत पांडे जो समाजवादी पार्टी के नेता है, उनका पैर छूने के बहाने किसी ने फायरिंग करी। तमाम ऐसे केस होते, शाम होते होते बलिया में एक पत्रकार की हत्या हो जाती है। रोजाना ऐसी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। गाजियाबाद, कानपुर, तमाम ऐसी जगहें हैं जहां से इतने बड़े केस हुए हैं कि प्रदेश का नाम पूरे देश में सब लोग जान गए कि कानपुर में कोई विकास दुबे था, गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या होती है तो पूरे देश जान जाता है कि गाजियाबाद में एक पत्रकार की हत्या हुई है। कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो आंकड़े पेश किए जाते हैं वो लोक लुभावने आंकड़े होते हैं। कागजों में कुछ होता है कि पिछली सरकार के मुकाबले हमारी सरकार में इतना अपराध कम हुआ है, हमारी सरकार में इतना रेप कम हुआ है, लेकिन सीधे तौर पर अगर सारे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं या जेल में है या एनकाउंटर में मार दिए गए हैं, तो आखिर ये लोग कौन है जिनके अंदर कानून का डर नहीं है, जब चाहते हैं जिसको चाहते हैं गोली मार देते हैं। जी पल्लवी। बिल्कुल पुनीत, लौट रही हूँ आपके पास तुरंत। फिलहाल कांग्रेस नेता सचिन रावत जी भी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी मसले पर ज्यादा जानकारी और तमाम चर्चा के साथ। सचिन रावत जी, जिस तरह का माहौल इस समय उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं किस तरह से अराजकता का माहौल है, हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं रोज घट रही हैं। आखिर क्या हो गया है? हम देख सकते हैं कि शुरुआत में जब योगी आए थे सत्ता में तो उस समय जो स्थितियां थी वो सही हो रही थी, लेकिन अचानक से जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से अब डांवाडोल हो चुकी है। देखिए, आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी, तो इनका एक नारा था संकल्प पत्र में। इन्होंने कहा था कि ना रहेगा गुंडा राज, भय मुक्त प्रदेश बनाएंगे, ऐसी बड़ी बड़ी बातें और हवाईबाजी इन लोगों ने की थी। और जैसे ही सरकार में आने के बाद में इन्होंने अपराध पे लगाम लगाने के लिए 2-3 टास्क
आने के लिए कहा था महिला सुरक्षा के लिए, उधर देवी ठाकुर, झलकारी बाई टास्क फोर्स, अवंती टास्क फोर्स, और आपने देखा होगा इन लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था। लेकिन सरकार के 2 महीने के बाद में सभी तरीके का जो अपराध हो गया, ये अपराध संरक्षित अपराध में तब्दील होता चला गया और आज के हालात इसी से नहीं पा है। आज कैबिनेट बन गया है के मामलों में, पत्रकार की हत्या हो जाती है, अगर पत्रकार सवाल करता है तो उस पर मुकदमे हो जाते हैं। नेता सुरक्षित नहीं है, अधिकारी सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा कल लखनऊ में एक अधिकारी की हत्या हो जाए, क्राइम हो, ये जो सुनियोजित कहीं ना कहीं जो संरक्षण में जो अपराधी हैं, संरक्षण में ये सारा क्राइम हो रहा है। एक और बात बताऊंगा, जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक बात कही थी कि या तो अपराधी प्रदेश छोड़ देंगे या तो अपराधी ऊपर चले जाएंगे। मैं तो यही कहता हूं कि अपराधी कहीं नहीं गए, अपराधी पदों पे हैं, अपराधी अपराध करा रहे हैं और उन्हीं के द्वारा जो अपराध हो रहे हैं, इसी वजह से क्राइम रेट आज बढ़ा हुआ है। और एक बीडीसी सदस्य की हत्या कल आजमगढ़ में हो जाती है। आज घटना हुई है लखीमपुर में के नीम गांव में, एक लड़की जो ऑनलाइन फार्म भरवाने जाती है, उसकी चाकुओं से गोद करके हत्या हो जाती है। तो क्या समझा जाए, आज उत्तर प्रदेश किस पहलू पे चल रहा है कि किसी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के हाल वाकई में बेहाल है। कानून व्यवस्था यहाँ पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। पुनीत, एक सवाल मेरा आपसे है, जैसा कि आपने जानकारी दी कि अधिकारी जो मुख्यमंत्री के सामने आंकड़े पेश करते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं और जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग होती है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री खुद आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं? जब इतनी घटनाएं पूरा देश जान रहा है तो क्या मुख्यमंत्री को समझ नहीं आ रहा कि उनके प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है, उनके अधिकारी आखिर क्या कर रहे हैं, जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो वाकई में सही है भी या नहीं? देखिए पल्लवी, मुख्यमंत्री को जो आंकड़े पेश किए जाते हैं वो लोग लुभावने होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब कोई बड़ा केस हो जाता है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला जाता है, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है, बड़े अधिकारी भेजे जाते हैं। गोरखपुर में एक बच्चे का प्राण हुआ, बड़े अधिकारी यहाँ से भेजे गए। कानपुर में विकास दुबे का मैटर हुआ, बड़े अधिकारी यहाँ से भेजे गए। गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या हुई, सख्त निर्देश दिए गए वहां के एसएसपी कलानिधि नैथानी को। लेकिन जो छोटे मामले हैं, रोजाना जो मर्डर हो रहे हैं, रोजाना जो रेप की घटनाएं हो रही हैं, वो मामले थाने स्तर पर दबाए जा रहे हैं। कई ऐसे मामले हैं, कई जगह से ऐसी शिकायतें आती हैं, जब वो मुख्यमंत्री कार्यालय में आती हैं तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होती है। मुख्यमंत्री सख्त एक्शन लेते हैं, दोषियों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है, उनको सस्पेंड भी किया गया है। लेकिन थाने लेवल पर मैनेज करने का बहुत सा मामले आते हैं। कहीं ना कहीं थाने पर जो मैनेज करने का मामला है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद जो रोजाना की घटनाएं हैं, लूट, हत्या, रेप, ये इसके जो आंकड़े हैं ये लगातार बढ़ रहे हैं। बड़े आंकड़े जो मुख्यमंत्री के संज्ञान में आते हैं उन पे तो एक्शन लिया जाता है, लेकिन छोटे आंकड़ों को छिपाया जाता है और आंकड़ों की बाजीगरी से सरकार चल रही है। कोरोना काल में भी, कोरोना संक्रमण के बीच जो भी काम हो रहे हैं, बेड की व्यवस्था के लिए भी आंकड़ों की बाजीगरी कि हमने इतने लाख बेड की व्यवस्था करी, असलियत कुछ और है। क्राइम में भी आंकड़ों की बाजीगरी कि 2017 में क्राइम रेट ये था, 2020 में क्राइम रेट ये है। आंकड़ों की बाजीगरी से काम नहीं चलने वाला है। मुख्यमंत्री को अब सोचना होगा कि एक टीम यूपी बीजेपी की हर जिले में ऐसे एक्टिव करनी होगी, क्योंकि उनके कार्यकर्ता सीधे उनके टच में हैं, जो कहीं ना कहीं क्रॉस चेक करें, कोरोना को भी चेक करें। जो सीएमओ वहां से रिपोर्ट भेज रहे हैं उस रिपोर्ट से उनसे क्वेश्चन किया जाए, वो अपनी रिपोर्ट भेजें, कानून व्यवस्था पर वो नजर बना करके रखें। अब जरूरत है कि विधायकों की भी सुनी जाए। कई विधायक ऐसे हैं, राधा मोहन जो अग्रवाल हैं गोरखपुर के विधायक, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि लखीमपुर पुलिस मिली हुई है, हत्यारे को पकड़ नहीं रही है। अब उनकी सुननी होगी, जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने उनको चुन करके भेजा है और कहीं ना कहीं उनके कंधों पर जिम्मेदारी है अगले चुनाव की भी। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बात समझनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी अफसर आंकड़ों की बाजीगरी कर रहा है, जो भी अफसर ऐसा है, जो भी अधिकारी ऐसा है, उसको या तो तुरंत स्थानांतरण करिए उस विभाग से या फिर उसको सीधे तौर पे सस्पेंड करिए। तभी जाकर के कहीं ना कहीं एक सख्त मैसेज जाएगा और ये आंकड़ों की बाजीगरी बंद होगी। जी बिल्कुल। सचिन रावत जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आंकड़ों की बाजीगरी यहाँ पर की जा रही है, वाकई में मुख्यमंत्री तक वो रिपोर्ट ही नहीं पहुंचाई जा रही जो जमीनी हकीकत को दर्शाए? बार में बताया, मैं आपको बताता हूं कि सरकारी आंकड़े कुछ और होते हैं, जो एनसीआरबी के आंकड़े होते हैं वो कुछ और होते हैं। सरकार अपने द्वारा आंकड़े गिनाती है। आप जानती हैं कि थानों में जो नेक्सस होता है, कोई भी अपराध है उसकी एफआईआर लिखाने से पहले सेटलमेंट हो जाता है। कई मामले तो ऐसे होते हैं कि एफआईआर नहीं दर्ज होती है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ों की जो बाजीगरी है वो सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा सरकार के सामने होती है। क्या सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है क्या?
का तरीका नहीं है का? अगर उनके सामने अगर आंकड़े गलत पेश किए जाएं तो सरकार को, जो आला अधिकारी है, उनको हटाने का काम करना चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए, ना कि विपक्ष के नेता जो सरकार से सवाल कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर लिखी जानी चाहिए। तो सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं, अधिकारी तो सरकार के न्यायपालिका कार्यपालिका के अनुसार ही तो चलती है, लेकिन आज जो कार्यपालिका है वही नहीं कर पा रही है, किसी प्रकार का क्राइम नहीं रोक पा रही है। जो मुख्यमंत्री जी से कोई, अगर मैं आपको बताऊं, उनकी पत्रकार वार्ता में एक अगर पत्रकार अगर कोई सवाल कर दे कि उत्तर प्रदेश में क्राइम क्यों बढ़ा, तो मैं आपको बताऊं उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। मैं आपको बताऊं, एक हमारे पत्रकार साथी हैं, उन्होंने पीपी किट का मामला उठाया था और उनके खिलाफ उनके घर पे उनको डिटेन करके 2 घंटे एसटीएफ ने उनसे पूछताछ की थी। तो क्या समझा जाए? तो सरकार का अगर भ्रष्टाचार को उजागर करता है तो वो गलत है, सरकार से सवाल करता है तो वो गलत है, अपराधी अपराध करते हैं तो जो सरकार से संरक्षण में जो लोग होते हैं उनसे अगर सवाल किया जाता है तो वो गलत है। तो वही है जो ये नेक्सस चल रहा है, उत्तर प्रदेश जो कैपिटल स्टेट बन गया है हत्या के मामलों में। तो क्या समझा जाए? आज कोई सुरक्षित नहीं है। मैं तो आप कह रहा हूँ, महिला, बेटी, नौजवान, नेता, अफसर, अधिकार, मतलब कोई सुरक्षित नहीं है सरकार में। तो अपने को असुरक्षा की भावना से पूरा उत्तर प्रदेश आज देख रहा है। बिल्कुल, और अभी जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, वाकई में ये कहना गलत नहीं होगा और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। इस समय कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस उत्तर प्रदेश में नहीं करता है। पुनीत, एक सवाल ये भी है, देखिए जिस तरह का माहौल हमेशा बना रहा है और अब तो और भी हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, जब सरकार के नुमाइंदों से बात की जाए या उनसे सवाल पूछे जाए तो वो एक तर्क ये भी दे देते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है। देखिए, विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो सरकार के गलत कामों पर सवाल उठाए। वो अगर उसको कहीं कुछ कमी लगती है तो सवाल उठाए, लेकिन उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराना या पत्रकार सवाल उठाते हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराना कहीं से भी सही नहीं। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, विपक्ष का काम है सरकार के कामों में कमी निकालना, जनता तक सामने लाना। लेकिन सीधे तौर पर जो अधिकारी हैं जो आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं, उनको इस बात को समझना होगा। मुख्यमंत्री को इस मामले को संज्ञान में लेना होगा कि थाने लेवल पर कोई भी मामला मैनेज ना होने पाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मामले एफआईआर से पहले मैनेज हो जा रहे हैं, इससे आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं। कमिश्नरेट लागू करी गई लखनऊ नोएडा में, काफी कानून व्यवस्था में बदलाव करने की कोशिश करी गई, लेकिन बदलाव बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखिए, बलिया जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 450 किलोमीटर दूर है, एक अपडेट लेना चाहिए। आईजी लेवल पर मीटिंग होती, वीडियो, हालांकि इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले से मीटिंग हो रही है। क्या सवाल उनसे किए जा रहे हैं, क्या उन अधिकारियों से को निर्देश दिए जा रहे हैं, सख्त निर्देश दिए जाए, पत्रकारों का एक सुरक्षा कानून लागू किया जाए। क्राइम का जो ग्राफ बढ़ रहा है, छोटे छोटे क्राइम का, जो अपराधी छोटे क्राइम करता है वो उस मामले में अगर सेटिंग करके बरी हो जाता है तो सीधे तौर पर उसकी हिम्मत बढ़ जाती है और वो आगे बड़ा अपराध करता है। कई ऐसे मामले हमने देखे, उदाहरण के तौर पर गाजियाबाद में जो पत्रकार की हत्या हुई, जब उसकी भांजी को छेड़ा जाता था तो उसने वहां के जो थाना इंचार्ज थे उनसे कंप्लेन करी, चौकी इंचार्ज से कंप्लेन करी, लेकिन चौकी इंचार्ज की उन छेड़ने वाले लड़कों से ऐसी मित्रता थी कि वो उसको संरक्षण प्रदान करते थे। ये सबसे बड़ी कमी है। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं कि एक रिफॉर्म की जरूरत है। 10-10 सालों से थाने पे जो दीवान जमा है, अब उनका भी ट्रांसफर होना चाहिए और कम से कम 200 किलोमीटर दूर होना चाहिए ताकि उनका वहां से कोई कनेक्शन न रहे। जो भी दरोगा इस तरीके से लोगों के साथ संरक्षण दे करके, ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे करके सेवा पानी चाहते हैं, चौकी में उनको बैठाते हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनका भी स्थानांतरण कम से कम 150 से 200 किलोमीटर दूर होना चाहिए। एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। अगर बड़ा रिफॉर्म नहीं होगा तो बदलाव नहीं आएगा। विकास दुबे के मैटर में देखिए, सिवली थाना जहां पर उसने एक राज्य मंत्री की हत्या करी थी, उसके बाद उसके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज थे, लेकिन पूरा थाना उसके चौखट पर सलामी मारने जाता था। अगर इतना बड़ा कांड ना होता तो शायद आज कोई ना जान पाता कि कानपुर में भी एक विकास दुबे है जो एक अपनी उसने क्षेत्र में अपनी एक अपराध की दुनिया चला रहा है। बिल्कुल सीधे तौर पर वहां जो भी जमे हुए पुलिस के कर्मी हैं, एक होमगार्ड से लेकर के और इंस्पेक्टर तक, इंस्पेक्टर के तबादले होते रहते हैं, एक जाते हैं दूसरे आते हैं, लेकिन जो वहां पर वर्षों से जमे वही आगे की लाइन लेंथ बताते हैं, वही बताते हैं कि यहाँ पर एक विकास दुबे है, सारा थाना वहां पर जाता है। अगर पूरा थाना जो अब किया गया, बड़े रिफॉर्म की यहाँ काफी ज्यादा जरूरत है। नीचे से लेकर ऊपर तक संगठन में बदलाव करना होगा, तभी जाकर इस तरह की स्थितियां जो हैं वो बदल पाएंगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। पुनीत, आपने तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाई, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। तो पत्रकार रतन सिंह की हत्या कर दी गई है, बलिया का ये मामला हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फेफना में पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर हत्या की गई। सोमवार देर शाम हुई इस घटना से जिले में फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया है। आजमगढ़ के डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि मृतक एक पत्रकार था, लेकिन इस घटना का पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं है। यह पूरी तरह से 2 पक्षों
के बीच भूमि विवाद का मामला है। जानकारी के मुताबिक बलिया के एसपी देवेंद्र नाथ ने बताया कि झगड़े के दौरान पट्टीदारों ने पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। रतन सिंह की हत्या के बाद पत्रकार इंसाफ के लिए परिवार वालों के साथ धरने पर बैठ गए। ये धरना NH 31 पर किया गया। परिवार वालों ने मांग की है कि फेफना के थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया जाए। इस दौरान फेफना थाना अध्यक्ष शशिमौली पांडे को एसपी देवेंद्र नाथ ने निलंबित कर दिया है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि जो ये हत्या हुई है वो पत्रकारिता के संबंध में हुई है या फिर आपसी विवाद में हुई है। सवाल यहाँ पर यह है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं उत्तर प्रदेश में कि वो दिन दहाड़े या फिर देर शाम किसी को भी गोली मारकर आसानी से फरार हो जाते हैं और बाद में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के नाम पर मामले से पल्ला झाड़ती हुई नजर आती है। बात बस यही है कि अपराधियों को डर नहीं है, कानून का भय नहीं है, पुलिस कर्मियों का भय नहीं है, उन्हें सजा का भय नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। ऐसे अपराधी हत्या या कोई और अपराध को अंजाम देने के बाद गिरफ्तार तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी थाने में सेटिंग इतनी अच्छी होती है, इतनी जबरदस्त होती है कि मामले को रफा दफा कर दिया जाता है, कुछ पैसे देकर वो छूट जाते हैं और उसके बाद अन्य किसी घटना को अंजाम देते हैं। तो इस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना होगा, यह योगी सरकार की पहली प्राथमिकता है। अगर वाकई में उत्तर प्रदेश से कानून व्यवस्था उन्हें सही करनी है, उत्तर प्रदेश से अपराध अगर उन्हें हटाना है, तो उन्हें बड़ा रिफॉर्म यहाँ पर करना ही होगा, तभी जाकर कानून व्यवस्था सही हो सकती है। क्योंकि थाने लेवल पे ही कई मामले सिमट जाते हैं, किसी को पता भी नहीं लगता। हत्या जैसे कई मामले ऐसे हैं जो आसानी से रफा दफा हो जाते हैं। कुछ लेन देन या फिर किसी अन्य तरह की ऊंची पहुंच के कारण इस तरह के मामले रफा दफा हो जाते हैं और अपराधियों का हौसला बुलंद हो जाता है। और हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी भी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राशिद, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे, जिस तरह से बलिया में हुआ, अभी क्या कुछ कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, अभी जिस तरह से यहाँ जो है बलिया वाले कांड को लेकर 4 लोगों पर पुलिस ने हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि अलग की आशंका जिस तरह से शुरुआती दौर में जिस तरह से पुलिस ने जताया था कि आपसी रंजिश को लेकर यह हत्या हो सकती है, उसको लेकर लेकिन तमाम तरह के सवाल ये उठते हैं कि जिस तरह से एक पत्रकार की वो भी एक अच्छे बैनर में होते हुए अच्छे शब्द के पत्रकार, क्योंकि वहां के जो पत्रकार है जिसको लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, उनका सभी का कहना है कि ये पत्रकार किसी तरह से कोई विवाद नहीं रखते थे, ना ही तो किसी तरह कोई उनका आपसे किसी से रंजिश रहता था, ये सिर्फ खबरों से मतलब रखते थे। उसकी निर्माण तरीके से हत्या होना तो एक उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान उठता है। हालांकि आप ADG LOA प्रशांत कुमार ने एक मैसेज के जरिए उन्होंने इस चीज को जो है घटना की जानकारी दी कि अपने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी असल वजह अभी साफ तौर पर निकल कर नहीं आई कि आखिर पत्रकार की हत्या क्यों की गई थी। बिल्कुल राशिद, जानकारी ये मिल रही है कि जमीनी विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते पट्टीदारों ने गोलियां चला दी, गोलियों से भूनकर पत्रकार की हत्या कर दी। अभी शुरुआती जानकारी में क्या कुछ मालूम पड़ा है? वाकई में ये कारण समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार अभी हालांकि परिजनों से लगातार अभी बातचीत किया जा रहा है, उनका भी साफ तौर पर यह कहना था, उनका जो एक जमीन का एक विवाद था वो पट्टीदारों से काफी दिन से चल रहा था, उसको भी देखा जा रहा है। वहां पर जो मौजूदा प्रधान है उनके ऊपर भी आरोप लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि गांव के बराबर का इनका मामला था, तो प्रधान से भी इनका विवाद चल रहा था। तो इन सब चीजों को लेकर लगातार जो जांच प्रक्रिया है वो लगातार अभी चालू है। जांच के बाद ही अधिकारी इस पर तरीके से निकल के आएंगे कि आखिर की हत्या का मेन कारण क्या रहा होगा, क्योंकि जमीन का जो विवाद था वो इनका काफी साल पुराना था और हत्या इनकी जो हुई है, क्योंकि इससे पहले भी हो सकता है कि काफी चीजें उन्होंने जो है उस जमीन की बाबत निकाली थी और भी जो प्रधान है उनके खिलाफ काफी चीजें निकाली हुई थी, अपने खबरों के माध्यम से इन्होंने लोगों तक पहुंचाया था। शायद ये भी रंजिश सामने निकल के आ रही है। हालांकि अभी जिस तरह से जो परिजन है उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से वहां पर उनको रोक कर और दौड़ा कर गोलियां मारी गई हैं, इससे साफ तौर पर लग रहा है कि जो बदमाश थे उनके जो हौसले है वो काफी ज्यादा बड़े थे और इसी को लेकर पूरी जांच प्रक्रिया वो बराबर से बनी हुई है। बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि एसपी को इस मामले में निलंबित कर दिया गया है। राशिद,
जी बिल्कुल, वहां पर जो एसएचओ है उनको निलंबित कर दिया, क्योंकि भाई की तरफ से एक बयान आता है क्योंकि इससे पहले भी इनकी जो बात विवाद हुआ था पत्रकार की पट्टीदारों से, उसको लेकर एसएचओ मौके पे गए हुए थे। वहां पर जाकर उन्होंने मामले को देखा, वहां पर उसके बाद वहां से वापस चले आए। इस तरह के आरोप इंस्पेक्टर के ऊपर लगते हैं, इसको लेकर तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया जाता है और इसकी भी जांच वहां पर के सीओ को जो है सीओ को दे दी जाती है कि आखिर ऐसे वहां पर गए थे तो उन्होंने बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि मामला एक पत्रकार से जुड़ा है। जाहिर सी बात है, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं से अब पूरे मामले को लेकर लखनऊ के जो मुख्यालय है, डीजीपी मुख्यालय, वो पूरा प्रशासन, पूरा महकमा लगातार इस घटना को लेकर काफी आक्रोशित दिख रहा है, क्योंकि यहाँ के जो लखनऊ के जो चक्का जाम कर दिया गया था NH 31 पर राशिद, तो वो कब तक लोगों को समझाया बुझाया जा सका? बताया जा रहा है काफी देर तक वहां पर स्थानीय लोग प्रदर्शन करते रहे, पूरा रास्ता जाम कर दिया। तो कितनी मुश्किल पुलिस कर्मियों को भी हुई कि उनके परिजनों को और स्थानीय लोगों को समझाया जा सके? वहां से कितनी देर बाद रास्ता खोला गया? जी बिल्कुल, वहां के जो पत्रकारों का जो आक्रोश था वो साफ तौर पर देखा गया, क्योंकि हालांकि वहां पर जिस वक्त गोली कांड हुआ वहां पर लगातार अधिकारियों से जो वहां के स्थानीय रिपोर्टर है लगातार उनको फोन करते रहे, या तो अधिकारियों का फोन नहीं होता रहा, या तो उठा या तो उन लोगों को जो है पत्रकारों को गुमराह करते रहे। उसके बाद जब सभी पत्रकारों को इस चीज की जानकारी हुई तो वो लोग वहां घटनास्थल पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद इंसाफ की मांग को लेकर वो लोग NH 30 पे वहां पर जो है जाम कर बैठ गए। लगातार वहां पर अधिकारी आईजी खुद स्वयं मौके पर पहुंचकर वहां पर घटनास्थल पर सभी पत्रकारों को समझा बुझाकर वहां से किसी तरह धरने को शांत कराया गया और आरोपियों को जल्द से गिरफ्तारी की बात की गई। लेकिन जो आक्रोश की जो आग है वो आज लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ शाम को 6 बजे यहाँ पर भी पत्रकार एकत्रित होंगे और यहाँ पर भी इसका विरोध करेंगे, क्योंकि 3 महीने में लगातार तीसरे बड़े पत्रकार की हत्या होना। जिस तरह से प्रियंका गांधी का ट्वीट आता है, उन्होंने इसको पूरी तरह से जंगल राज कह दिया। 3 महीने में 3 पत्रकार की हत्या होना, योगी सरकार ने 10 और दर्जनों पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखना। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पत्रकारों की जो सुरक्षा की जो दावे इन्होंने शुरुआत में किए थे वो पूरी तरह से खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि पत्रकारों के ऊपर हमले हुए हैं, पत्रकारों के ऊपर अटैक हुआ है, पत्रकारों पर झूठे मुकदमे लिखे गए हैं। उसमें कहीं ना कहीं सरकार की शक्ति नहीं नजर आई है, जिसका कारण आज खामियाजा ये है कि आज पत्रकारों को अपनी जान देकर गंवाना पड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश से सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक और मामला सामने आया है। बलिया में एक पत्रकार की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है और इसी के बाद से अब एक बार फिर से यूपी की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक ने इस पूरे मसले पर योगी सरकार को घेरा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कैसे सरकार इस मसले को अब आगे हैंडल कर पाती है और यूपी से अपराध कैसे कम होगा, इसके लिए योगी सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।